सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अश्लीलता मुक्त भारत अभियान के तहत दूसरा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन 20 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया जाएगा। अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पंत ने देशवासियों से इस प्रदर्शन में भाग लेने और समर्थन देने की अपील की है। अभियान के आयोजकों का मानना है कि गंदी वीडियो सामग्री और भ्रामक कानूनों के माध्यम से भारत की संस्कृति और युवाओं को गलत दिशा में धकेला जा रहा है। नकली सोशल मीडिया आईडी, AI आधारित तस्वीरों और वीडियो के दुरुपयोग से महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, जबकि ऑनलाइन सट्टे के कारण युवा जुए की लत के शिकार हो रहे हैं। आयोजकों ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप, विवाह पश्चात संबंध और समलैंगिकता को कानूनी मान्यता देकर भारतीय परिवार व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, जो सनातन धर्म के विरुद्ध है। इस अभियान का नारा है, हम सब ने है ठाना भारत को भारत ही बनाना। इस आयोजन को आयरन लेडी रीना सिंह का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत के राष्ट्रीय संयोजक ललित सुमन, जो इंडिया दर्पण, मदर इंडिया, DID न्यूज के संपादक भी हैं, ने इस आंदोलन की सराहना करते हुए अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ सुनहरी पुल नाले का निरीक्षण किया। यह दौरा मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या के समाधान के तहत किया गया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कुशक ड्रेन की डीशिल्टिंग के निर्देश दिए गए हैं और अत्याधुनिक मशीनों की मदद से वर्षों से जमा शिल्ट हटाई जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी मानसून में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी और यह सफाई अभियान दिल्ली की सभी ड्रेनों पर चलाया जाएगा। आज हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं और जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियां कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियां यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहां से इसका डिसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, PWD से सुपर सक्कर, एवरी मशीन इज हेयर, कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इन्वाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दें कि किस प्रकार से इस सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से, ताकि आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो। और ये काम जो है दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। हर काम कैसे संभव है उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, पूरी टीम सड़कों पर है। हर जगह से जहां से भी हमें एक्सपेक्टेड संभावनाएं हैं कि कहां दिल्ली को कल को परेशानी होने वाली है, उन सारे आयामों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मिलकर के एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही हैं और इसको हम करेंगे। धन्यवाद। आप उसका समाधान देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बड़ी ड्रेन पे खड़े हैं और बड़ी ड्रेन का डिसिल्टिंग, जब तक ये बड़ी ड्रेन साफ नहीं होंगी, गलियों के अंदर की नालियां, PWD के 60 फुटा रोडों के जो नाले हैं, वो पानी बाहर नहीं आ सकता। आज हम सबसे बड़े पॉइंट पे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये नाला बना दिया इतना बड़ा, उसके ऊपर आपने लेंटर डाला हुआ है, कम से कम भी 15
इंच मोटा इसमें लेंटर डला हुआ है, परंतु कोई ये देखने वाला नहीं था कि कल को जब ये भर जाएगा तो ये सफाई कैसे होगी। तो आज सारी एक्सपेक्ट अगर वर्किंग हो रही है, आज यहाँ हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारी जो वर्किंग है वो बिल्कुल जमीन पे खड़े होकर काम करने, हम कोई ऐसी कमरे में बैठ करके अपने ताकीदें नहीं कस रहे हैं कि आपने क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। जो समाधान संभव है उसको हम करने का यहाँ पे खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता में आने के सिर्फ 1 महीने के भीतर ही विफल साबित हुई है। भारद्वाज ने कोहाट एन्क्लेव में बुजुर्ग दंपति की हत्या का हवाला देते हुए राजधानी में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने दिल्ली पुलिस में नई भर्तियों की अपील करते हुए कहा कि बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कानून व्यवस्था में तत्काल सुधार की जरूरत है। 1 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर डबल इंजन से डबल मर्डर का सफर पूरा हो गया। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दिल्ली वालों को थी। हम दिल्ली सरकार से उम्मीद कम रखते हैं क्योंकि अभी नई सरकार है, मगर केंद्र की सरकार जिसके पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पिछले 11 साल से है, उसकी देख रेख में दिल्ली के अंदर आज बुजुर्ग दहशत में जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों का ये हाल है कि उनको पता नहीं नौकर रखना सेफ है या ना रखना सेफ है। कल जो घटना हुई है दिल्ली में, उससे पूरी दिल्ली के बुजुर्ग और उनके बच्चे जो दूसरे शहरों में या विदेशों में रहते हैं वो परेशान हैं। दिल्ली के बहुत पॉश माने जाने वाले कोहाट एन्क्लेव के अंदर 70 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी पत्नी की बहुत निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन तक घर में लाश सड़ती रही, किसी को कानों कान खबर नहीं थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा जो बुजुर्ग सरदार जी थे उनके गले में नेबुलाइजर की पाइप डाल के उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी की लोहे की रॉड मार के निर्मम हत्या की गई। पूरा कमरा लहूलुहान था। बताया जाता है कि चोरी डकैती के उद्देश्य से किया गया। खास बात यह है कि कोहाट एन्क्लेव हमारी नई मुख्यमंत्री के बिल्कुल पड़ोस का इलाका है। शालीमार बाग से ये है, त्रिनगर विधानसभा में कोहाट एन्क्लेव आता है। उन्हीं के दूसरे पड़ोस में 2 दिन पहले न्यू अशोक विहार फेस 1, वो भी उनके बिल्कुल पड़ोस में है। वहां पे दूसरे बुजुर्ग दंपत्ति को उनके नौकर समेत हाथ पैर बांधकर दिन दहाड़े 11:40 सुबह उनको हाथ पैर बांध के उनके घर से लाखों रुपए की लूट की गई और उन्हीं की गाड़ी में वो लूट करके ले गए। सीसीटीवी में लूट करने वाले आए हैं, अब तक पकड़े नहीं गए हैं। कल ही की घटना है, फतेहपुरी के अंदर एक व्यापारी 80 लाख रुपए लेके जा रहे थे। 7:40 शाम का 7:40 क्या होता है? ये तो सबसे पीक टाइम होता है और फतेहपुरी जैसी जगह में तो सारी दुनिया उस सड़कों पे होती है। वहां पे बंदूक की नोक दिखा के व्यापारी से 80 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए गए। सीसीटीवी के ऊपर वीडियो मौजूद है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। 1 फरवरी की घटना है, एक बुजुर्ग की हत्या की गई और उनके यहाँ जो मेडिकल इक्विपमेंट थे, 80 साल के बुजुर्ग की हत्या करके उनके मेडिकल इक्विपमेंट लूट लिए गए। उससे पहले मैंने आपको बताया था नवंबर 2024 में, जहां मैं और अरविंद केजरीवाल जी मिलने गए थे उस परिवार से, पंचशील पार्क जैसे पॉश इलाके के अंदर एक बुजुर्ग को 25 बार चाकू मार के उसकी हत्या की गई थी लूट के इरादे से। और ये मामले ऐसे नहीं है कि इक्के दुक्के मामले हैं। 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार छापती है, उसके हिसाब से जितने वारदातें बुजुर्गों के खिलाफ पूरे देश में होती हैं
उसमें से 27% वारदातें दिल्ली में होती हैं। यानी कि बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स में हर चौथा क्राइम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर होता है। और ये वो राजधानी है जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की कमान जो है केंद्र सरकार और उनके गृह मंत्री के हाथ में है। हम कुछ बातें कहेंगे जो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। अब 11 साल हो गए, अब जरूरी है कि कुछ चीजों के ऊपर सकारात्मक कदम उठाए जाएं। दिल्ली पुलिस के अंदर भर्तियां ना के बराबर हैं। सरकार के लिए जरूरी है कि अब भर्तियां की जाएं ताकि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करें। एमसीडी मेयर महेश खिची ने एक अहम प्रेस वार्ता में कहा कि बजट 2025-26 के अंतिम दिन बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि यह बजट नेता सदन मुकेश गोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मेयर महेश खिची ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक बार फिर सदन की कार्यवाही बाधित की, जिसकी उन्होंने कड़ी निंदा की। आज सदन में बजट का आखिरी दिन था और सदन में जो बजट रखा गया 2025-26 का, वो हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, वो देखा आपने किस तरह से बीजेपी वालों ने, जो उनके पार्षद हैं, किस तरह से उन्होंने हंगामा किया। शांतिपूर्वक फिर जो पिछले 2 साल से इन्होंने सदन नहीं चलने दिया, वही माहौल फिर उन्होंने दोबारा बनाया और आज भी इन्होंने बजट का जो सदन है उनको सही ढंग से चलने नहीं दिया। जो बजट जनता के हित के लिए आया है, उनके लिए ये बिल्कुल भी संघर्षपूर्ण नहीं है। हम निंदनीय इनका विरोध करते हैं कि किस तरह से इन्होंने वो रखा। बाकी की चर्चा जो बजट पे आज हुई है, मुकेश गोयल जी पूरा विस्तार पूर्वक आपके सामने बजट पे आज जो भी चर्चा हुई है वो आपके सामने रखेंगे। आपको मालूम है कि सदन के अंदर 2024-25 के रिवाइज बजट और 2025-26 के अनुमानित बजट के बारे में आज मैं नेता सदन की हैसियत से मैंने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोगों ने उसके अंदर भी व्यवधान डाला। मतलब वो दिल्ली को कितने बड़े संकट में धकेलना चाहते हैं कि वो दिल्ली के बजट को भी पास करने से रोकना चाहते हैं, जिससे कि दिल्ली के अंदर आगे अफरा तफरी बन जाए। इन्हें कोई दिल्ली की जनता से मतलब नहीं, इन्हें दिल्ली के निगम के कर्मचारियों से मतलब नहीं। 15 साल सत्ता में रहे, दिल्ली की जनता ने नकार के इन्हें विपक्ष में बैठने के लिए कहा, लेकिन निगम में हमें अपनी सत्ता बनानी है, निगम में अपनी सरकार बनानी है। यह दर्शाता है कि दिल्ली नगर निगम के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। इसी वजह से ये सारे के सारे कारनामे कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। हमारा प्रण है दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, निगम के कर्मचारियों के हितों की बात करनी है। ये जितने भी रोड़े अटकाएं, उसके बावजूद भी हमने अपना काम किया है। हमने अपना आज बजट जो 2024-25 का रिवाइज बजट भी पास किया है और साथ में 25-26 का जो बजट अनुमान है और जो कट मोशन लगे थे, जो पास करने थे वो पास भी करे गए, जो रिजेक्ट करने थे वो रिजेक्ट भी करे गए। और एक कर्मचारियों के हित के लिए जो एक रेजुलेशन था वो भी पास किया गया। वो मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि हमने कौन कौन से मत संख्या पास करी और कौन सी रिजेक्ट करी है। सबसे पहले तो 2024 और 25 के राजस्व आय जो है उसको हमने पास किया है, राजस्व व्यय को पास किया है, 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान को पास किया है, सरकारी योजनाएं जो है उसे पास किया, अन्य विविध जो मिसलेनियस में हमारी जो और हेड है उन्हें पास किया गया है। बजट 2025-26 के लिए राजस्व आय, राजस्व व्यय, बजट अनुमान 2025-26 संशोधन व्यय, ये हमने सब पास करे हैं। इसके साथ साथ जो कट मोशन थे उसके अंदर मत संख्या 1 रिजेक्ट की गई है, मत संख्या 2 पास की गई है। हमने विपक्ष के लोगों ने भी जो सुझाव दिए, जो कट मोशन लगाए, दिल्ली की जनता के हित में है, दिल्ली के कर्मचारियों के हित में है, वो सारे हमने माने हैं। हमने अपना बड़ा दिल करके दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाटक करना जानते हैं। वो दिल्ली के लोगों के हितों की बात नहीं करना चाहते। पश्चिम दिल्ली पुलिस की तत्परता और प्रयासों के चलते 80 वर्षीय लापता बुजुर्ग महिला को कुछ ही घंटों में उनके परिवार से मिला दिया गया। अधिक उम्र के कारण वह अपना नाम या परिवार की कोई जानकारी देने में असमर्थ थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनकी पहचान कर उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया।
मामला शिवनगर हरिनगर क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात बुजुर्ग महिला के मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। महिला की मानसिक स्थिति और बढ़ती उम्र के कारण वह अपने परिवार की कोई भी जानकारी नहीं दे पा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे हेड कांस्टेबल सीताराम को सौंपा गया और इंस्पेक्टर मुकेश के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल हजारीलाल और महिला कांस्टेबल प्रमिला शामिल थी। यह पूरी कार्रवाई एसीपी राजौरी गार्डन नीरज टोकस के दिशा निर्देश में की गई। चूंकि महिला के पास उनकी पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे, इसलिए पुलिस टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लापता बुजुर्ग व्यक्तियों की रिपोर्ट से मिलान किया और उनकी तस्वीर को विभिन्न RWA, MWA और गश्ती दल के साथ साझा किया। पुलिस टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई और महिला की पहचान विश्वजन देवी पत्नी सरबजीत के रूप में हुई, जो थाना पालम विलेज क्षेत्र से लापता थी। परिजनों को सूचना मिलते ही वे तुरंत हरिनगर थाने पहुंचे और अपनी मां को सुरक्षित देखकर भावुक हो गए। परिवार ने दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की तेज कार्रवाई के कारण उनकी मां सुरक्षित वापस आ सकी। पश्चिम जिला के डीसीपी विचित्रवीर IPS ने इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम की प्रशंसा की और कहा कि दिल्ली पुलिस आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection, featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को बधाई दी तथा बुच विलमोर के साथ धरती पर कदम रखने पर उनका स्वागत किया। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत दर्ज 5 मामलों में 7 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उन पर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए नीदरलैंड के अपने समकक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके देश की कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, मंच या तकनीक उपलब्ध न कराएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित रामपथ पर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से जुड़े आतंकवादियों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में 12 स्थानों पर तलाशी ली। नागपुर में 17 मार्च को हिंसा भड़की थी। हिंसक झड़प के बाद नागपुर के 10 पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू जारी रहा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के पटना स्थित कार्यालय पहुंचे। उन्हें जमीन के बदले नौकरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 3.05 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कथित तौर पर IIMR और बीज उत्पादन केंद्र को बिहार से कर्नाटक स्थानांतरित करने को लेकर चुनाव से पहले राज्य की सियासत तेज हो गई है।
हरिनगर थाना पुलिस की एक विशेष टीम ने गश्त के दौरान 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक चोरी की स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल कश्यप निवासी तिहाड़ गांव दिल्ली और रोहित निवासी पालिका निकेतन आरकेपुरम दिल्ली के रूप में हुई है। इनमें से राहुल कश्यप पहले भी 10 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। कार्रवाई की पुष्टि करते हुए पश्चिमी जिला के डीसीपी विचित्रवीर आईपीएस ने बताया कि 17 मार्च की रात एसआई ठाकुर सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल घनश्याम, हेड कांस्टेबल श्रीकृष्ण, कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल मनोज की टीम हरिनगर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। यह अभियान इंस्पेक्टर मुकेश और एसीपी रजौरी गार्डन नीरज टोकस के पर्यवेक्षण में चलाया जा रहा था। गश्त के दौरान जब पुलिस टीम डीडीए ग्राउंड माया एनक्लेव के पास पहुंची तो उन्होंने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को स्कूटी पर आते देखा। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन टीम ने तेजी दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि उनके पास मौजूद स्कूटी थाना बिंदापुर क्षेत्र से चोरी की गई थी। वहीं आरोपी रोहित के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जो थाना हरिनगर में गुमशुदा दर्ज था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया है। पहला मामला EFIR नंबर 80028831/25 दिनांक 17 मार्च 2025 धारा 305 BNS थाना हरिनगर का है और दूसरा मामला EMVT FIR नंबर 003555/25 धारा 305 BNS थाना बिंदापुर दिल्ली का है। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आरएसएस अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21 से 23 मार्च को बेंगलुरु में होनी है। इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी और पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 21 मार्च को सुबह 9 बजे से बैठक प्रारंभ होगी। इस बैठक में संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और सभी सहयोगी संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री सहित 1480 कार्यकर्ता शामिल होंगे। आने वाले परसों यानी 21, 22 और 23 मार्च, 21, 22, 23 मार्च, इन दिनों में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इसी परिसर में होगी। बैठक में देश भर से चयनित प्रतिनिधि उपस्थित होंगे और उसके साथ संघ के विभिन्न स्तर के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो भी उपस्थित रहेंगे। 21 मार्च को सुबह 9 बजे बैठक का शुभारंभ होगा और 23 शाम तक बैठक चलेगी। बैठक में ये बैठक प्रतिवर्ष होती है और संघ की दृष्टि से जो इसका स्थान है, निर्णय की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण बैठक है संघ की रचना में। बैठक के प्रारंभ में ही संघ के जो सरकार्यवाह है दत्तात्रेय होसबले जी, वो अपने पिछले वर्ष का जो वृत्तांत है, रिपोर्ट 24-25, ये जो वृत्त होगा वो प्रतिवेदन सबके सामने रखेंगे और विशेष रूप से पिछले वर्ष के शाखा कार्य और अन्य जो कार्यक्रम, संघ की भूमिकाएं जो भी होगा उससे संदर्भ में कार्यवृत्त वो प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही देश भर के अलग अलग प्रकार के प्रांतों ने जो कार्य किए हैं वो भी अपना निवेदन बैठक में प्रस्तुत करेंगे। कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम, उपक्रम, कई विशेष प्रसंगों पर जो भूमिका संघ के कार्यकर्ताओं ने ली है उसका भी वृत्त और विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। सभी जानते हैं कि जो आने वाले विजयादशमी 2025 को संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 1925 में 1925 में संघ का कार्य नागपुर में प्रारंभ हुआ था और उसके बाद देश भर में इसका विस्तार हुआ। अभी उस कार्य को इस वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस निमित्त जो कार्य विस्तार की जो पूरी एक योजना थी, एक्सपांशन ऑफ अवर शाखा वर्क, इसकी भी पूरी समीक्षा इसमें होगी। जो लक्ष्य रखे थे उस संदर्भ में भी समीक्षा होगी और साथ ही विजयादशमी दसरा 2025 से 2026 ये जो एक वर्ष है ये शताब्दी वर्ष माना जाएगा, सेंटेनरी ईयर, विजयादशमी 2025 टू विजयादशमी 2026। और इस दौरान जिस प्रकार के कार्यक्रम, उपक्रम, जो भी प्रोग्राम्स होंगे
उसके बारे में यहाँ निर्णय लिया जाएगा और बैठक के अंत में फिर वो सार्वजनिक भी किया जाएगा, आप लोगों को भी बताया जाएगा। सामान्यतः समाज के सभी लोगों तक पहुंचना, अपने विचारों को पहुंचाना, अपने कार्यों को पहुंचाना, विचारों की स्पष्टता करना, तो एक तरीके से ये एक व्यापक आउटरीच इस शताब्दी के वर्ष में मुख्य रूप से किया जाएगा। साथ ही समाज के बहुत सारे लोगों की जो सहभागिता है, संघ स्वयंसेवकों ने जितने सारे कार्य हाथ में लिए हैं, उसमें समाज के सब लोगों की सहभागिता को कैसे बढ़ाया जाए, और उस संदर्भ में भी आह्वान इस शताब्दी वर्ष में किया जाएगा। जैसे कि पहले भी बताया था कि पंच परिवर्तन, इस विषय में के बारे में भी यहाँ व्यापक चर्चा होगी और लोक सहभागिता इसमें कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, समाज की विभिन्न संस्थाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में भी, कार्यविधि के बारे में, एक पैटर्न के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। पंच परिवर्तन में जैसे पहले भी बताया था कि सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी, कुटुंब या परिवार प्रबोधन, फैमिली अवेकनिंग, पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली, स्व के अनुसार अपना जीवन और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों पर ये विशेष रूप से योजना बनेगी। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कैग रिपोर्ट का हवाला दिया। सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों में बड़े घोटाले हुए हैं, जिनके चौंकाने वाले तथ्य रिपोर्ट में सामने आए हैं। उन्होंने सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। हेमंत सोरेन सरकार की ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए थे। जब उनकी सरकार बनी थी नवंबर के अंत में, तो हमें लगा था कि अपनी पुरानी हरकतों को छोड़कर वो राज्य के हित में कार्य करेंगे, करप्शन मुक्त राज्य की स्थापना का एक प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा अनुमान गलत था। मित्रों, 27 फरवरी को एक कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी झारखंड की असेंबली में। स्वास्थ्य संबंधी जो परफॉर्मेंस रही है राज्य के तमाम स्वास्थ्य विभागों की, उस विषय पर यह रिपोर्ट थी। और इसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। 19,125.88 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, जिसमें कि 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 5,209 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हैं जमा नहीं किए गए हैं, परंतु ये राशि जो है 19,125.88 करोड़ 19,125.88 करोड़ रिलीज कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम वहां पे चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर 42,158 यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स सबमिटेड हैं, लेकिन 1,14,035 करोड़ अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ फंड्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। दूसरी तरफ जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स थोड़े जेन्युइन भी दिखते हैं, उनकी पेमेंट ड्यू है। 8 विभागों के द्वारा पिछले एक साल में 26.22 करोड़ आकस्मिक विपत्र निकासी विड्रॉ किए गए, जिसको इमरजेंसी फंड्स, शॉर्ट कंटिजेंसी फंड्स कहे जाते हैं। पिछले एक साल में 26 करोड़ जो हैं वो सरकार के अकाउंट से विड्रॉ किए गए, जिसमें कि 13 करोड़ लगभग केवल मार्च के महीने में, मार्च 2024 के महीने में हुए थे। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, बजटीय प्रावधान में कितना बड़ा ब्लंडर, कितनी बड़ी गलती हो सकती है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। 4,536 करोड़ को रेवेन्यू सेक्शन में, राजस्व अनुभाग में दिखाए जाने के बजाय उसको कैपिटल कंपोनेंट में अर्थात पूंजीगत अनुभाग में दिखाया जाता है और वो स्पेंड कर दी जाती है। तो रेवेन्यू का हिसाब नहीं, लेकिन खर्चे जो हैं बेहिसाब। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम